हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आपका टाइम बचाने के लिए, आपको पता है हम लोग पीवाईक्यूज की सीरीज कर रहे हैं जेके एसबी के पुराने पेपर्स की, तो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने आज 4 पेपर कंबाइन कर लिए। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर, सुपरवाइजर का, कांस्टेबल का और उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी और हेड असिस्टेंट का, ये 4 मैंने कंबाइन कर दिए। जितने जितने भी इसमें पीवाईक्यूज आए होंगे कंप्यूटर के, वो सारे हम कवर कर लेंगे। अब देखो कुछ कुछ क्या है, कुछ इसमें आईटी गवर्नेंस के रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स आए हुए हैं कंप्यूटर के, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं होते, तो इसीलिए मैं मतलब कोशिश करूंगा वही उतना ही कवर करने की जितना आपके सिलेबस में है। बाकी कुछ एक आधा एमसीक्यू देख लेंगे जिसमें मुझे लगा कि वो जेकेएसबी बिना सिलेबस के भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर आपने पहले सीरीज नहीं देखी ये वाली, तो आपको बता दूं कि हमारे 12 से 13 सेशन जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हो। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि चैनल पे जब जाओगे तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको यहाँ पे कंप्यूटर के पीवाईक्यूज जेकेएसबी के यहाँ पे दिख रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग 12 से 13 सेशन जो है वो कर चुके हैं। बाकी हमारा मैथ्स भी चल रहा है और रीजनिंग के भी टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज चल रहे हैं। आप वो भी चाहो तो देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पेपर नंबर 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। अब ये भी कोई महाशय है जिसको नहीं पता कि ये मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है डेटा का, ये भी कोई अगर है इसको नहीं पता तो फिर तो गड़बड़ है। बिट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब यहाँ पे मैं आपको कम से कम 3 से 4 बार आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर मेमोरी को हमको अरेंज करना है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ तो हम लोग किस तरह से जाते हैं, और आपको पूछा जा सकता है। मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बोली है। सबसे पहले मेरे पास आता है 1 बिट। जिसको ये चीज़ें नहीं दिखनी है वो स्किप कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें बार बार अगर रिपीट करोगे तो कई बार आपको ये याद रह जाती हैं, और आप बार बार अगर ना भी पढ़ो इसको, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ अगर, तो आप 3-4 बार भी सुन लोगे तो आपको याद रह जाएंगी। 1 बिट के बाद आपके पास क्या आता है, 4 बिट आता है, जिसको मैं बोलता हूँ 1 निबल। कई बार ये भी पूछा जाता है कि 4 बिट जो है वो निबल, जैसे निबल यहाँ पे ऑप्शन आ गया ना, तो 4 बिट जो है वो एक निबल होता है। उसके बाद 8 बिट आ गया आपके पास 1 बाइट। ठीक है, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है क्या, 1024 बाइट्स। ठीक है, 1024 बाइट्स किसके बराबर होता है, 1 किलो बाइट के बराबर। अब मैं आपको डायरेक्टली ऐसे पूरा नहीं लिखूंगा कि 1024 किलो बाइट। अब मैं आपको डायरेक्टली बताता जाऊंगा। पहले आता है किलो बाइट, किलो बाइट के बाद मेरा आया क्या, मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद मेरा क्या आया, गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद आता है मेरा टेराबाइट। टेरा के बाद आता है मेरा पीटाबाइट। इसके बाद आता है मेरा एक्साबाइट। ये सारा आप चाहो तो लिख सकते हो। एक्सा के बाद आपका क्या आता है, जीटाबाइट। ठीक है, जीटाबाइट के बाद क्या आता है आपका, जोटाबाइट। जोटा के बाद आता है आपका ब्रोंटोबाइट। उसके बाद लास्ट में आता है आपका जीईओपी। ठीक है, ये बहुत बार आपको पूछा जाता है कि 1 जीओप जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा 1024 ब्रोंटोबाइट। और 1 ब्रोंटोबाइट जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा 1024 योटाबाइट। इस तरीके से। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो और तरीके से, एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपको, ध्यान से सुनना इस चीज को भी। ये पूछा जाता है आपको कि 1 मिलियन बाइट, क्या पूछा जाता है, 1 मिलियन बाइट जो है वो किसके बराबर होता है, 1 एमबी के बराबर। 1 बिलियन बाइट जो है वो किसके बराबर होता है, 1 जीबी के बराबर। 1 ट्रिलियन बाइट किसके बराबर होता है, 1 टीबी के बराबर। यहाँ पे एमबी है, 1 एमबी मतलब 1 मिली बाइट, तो किसके बराबर हो जाए, मिलियन बाइट वो किसके बराबर हो जाएगा, एम मतलब एमबी। यहाँ पे होगा ट्रिलियन बाइट तो किसके बराबर, टीबी के बराबर। यहाँ पे एक बचा बस आपका बिलियन जो है वो जीबी के बराबर होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंटरनेट सर्च इंजन। इसमें से सर्च इंजन कौन सा है। आपको पता है लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। याहू क्या है आपका, ये एक आपका सर्च इंजन है। क्या है, याहू क्या है आपका, एक सर्च इंजन है। विंडोज आपको पता है क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्सेल आपको पता है क्या है, वर्ड सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एक सेकेंड रुको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब वर्ड के उसके एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस के अंदर पैकेट आता है हमारा, पैकेज जिसको बोलते हैं, पैकेज बोलते हैं किसको, एमएस ऑफिस को। इसके अंदर कौन कौन से पैकेजेस आते हैं हमारे पास, वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, एसएस आता है। उसमें से एक क्या है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया आपका, याहू आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप इतना तो आपको पता ही होगा। अब ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुको जरा, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज अलाउज अ यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि यूजर को अलाउ करता है कि लॉग इन करो किसी अनदर कंप्यूटर में समवेयर ऑन द इंटरनेट, मतलब कहीं और बैठ के। मतलब इसका क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि रिमोटली। क्या मतलब हो गया इसका, रिमोटली हमको क्या करना है, लॉग इन करना है। इसमें कौन मदद करता है हमारी, इसमें मदद करता है हमारी टेलनेट। ये बहुत बार क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने 2 से 3 बार ये चीज़ें देखी हैं जेकेएसबी में टेलनेट के ऊपर। टेलनेट क्या चीज़ है, टेलनेट अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो टेलनेट क्या है, नेटवर्क टर्मिनल। क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्क। हो सकता है कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए, नेटवर्क टर्मिनल। आप बोलोगे कि सर ये तो मैच ही नहीं कर रहा इससे, तो इसका नेट, ठीक है, तो इसका टल पता नहीं कैसे लिया है इन्होंने, टेल, तो इस हिसाब से इसका बना हुआ है नेटवर्क टर्मिनल। इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको पूछा जाएगा। मैं बता रहा हूँ फिर से आपको, किसके लिए यूज़ होता है, फॉर रिमोट कंट्रोल,
फॉर, मैंने बताया भी हुआ है वैसे आपको, ये फॉर रिमोट कंट्रोल के लिए यूज़ होता है, बहुत बार पूछा जाएगा। उसके बाद ईमेल का आपको पता है, एफटीपी का आपको पता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपको पता है, ये एस जो है बहुत बार बता चुका हूँ, एस जो है इसका मतलब होता है सिक्योर। एचटीटीपी में एस का मतलब सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है बैकबोन ऑफ, क्वेश्चन पूछा जाता है बैकबोन ऑफ www जो है वो कौन है, बैकबोन इसका क्या है, इसका बैकबोन है HTTP। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बैकबोन ऑफ इंटरनेट कौन है। ठीक है, बैकबोन ऑफ इंटरनेट कौन है, बैकबोन ऑफ इंटरनेट है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये पूछा जाता है बैकबोन किसका। इंटरनेट का बैकबोन पूछा जाएगा तो IP TCP, www का बैकबोन पूछा जाएगा तो HTTP होगा। अब www के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। देखो, अगर आपको नहीं सुननी है ये बातें तो आप लोग स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है कि मुझे बिठाना ही बिठाना है, क्योंकि ये वीडियो अपलोड है तो आप लोग स्किप कर सकते हो इसको आराम से। अब www के बारे में थोड़ी सी बात करूँ तो इसको किसने स्टार्ट किया था, डेवलप किया था, टिम बर्नर ली। कब, 1989 में, याद रखना, टिम बर्नर ली 1989। अब कई बार पता क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कई बार ये चीज़ होती है कि हो सकता है आपको 1989 की जगह किसी जगह पे 1988 दिख जाए, किसी जगह पे 1989 की जगह 1990 दिख जाए, तो एक साल आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये वर्क जो होता है ये चल रहा होता है कंटिन्यूसली। तो इसको इसीलिए पता क्या बोला जाता है, ऐसी चीज़ों को बोला जाता है 1990s, 1980s, स्टार्ट ऑफ 1960s, ऐसे इन चीज़ों को इसीलिए इन तरीकों से बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो काम जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा होता है। किसी को भी ऐसे पर्टिकुलर अगर ढूंढना हो, मतलब कि पर्टिकुलर कौन सा, तो मतलब कोई ऑफिशियल साइट ढूंढा करो, ऐसा मत देखा करो कि ये विकिपीडिया में ये लिखा है तो यही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, हो सकता है कि साल कहीं पे एक आधा आगे पीछे चलेगा 1989 आप, लेकिन याद रखना इसका। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ तो है क्या इसमें, कलेक्शन ऑफ, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी, मतलब है क्या ये www है क्या, इसमें है क्या आपके पास, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ही है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेब पेज बोलते हैं। ये भी पूछा जाता है कई बार कि होम पेज क्या होता है। कभी भी वेबसाइट का, ये क्या इसमें 2-3 बार सवाल आया है, वेबसाइट का पहला पेज जब हम ओपन करते हैं, फर्स्ट पेज जब हम ओपन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो इसीलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, हाइपर, इसका एस का क्या मतलब हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये तो आपको पता ही होता क्या है। देखो, मैं आपको 2 से 3 बार ये पढ़ा चुका हूं, तो आज आके घूम फिर के वही चीजें वापस आ रही हैं, कोई नए क्वेश्चन नहीं आ रही है जेकेएसबी में, वही घूम फिर के वही चीजें वापस आ रही है। ये क्या करता है, लोकेट करता है। ठीक है, लोकेट द फाइल, ठीक है, ऑन इंटरनेट, क्या करता है, इंटरनेट पे फाइल को क्या करता है, लोकेट करता है, मतलब लोकेशन बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे यूआरएल क्या हो गया, इट इज द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे उसकी लोकेशन जो बताएगा वो कौन है, यूआरएल है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको हमेशा, जब भी मैंने यूआरएल पढ़ाया तो मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि www, पहले तो सबसे पहले सॉरी, HTTPS, उसके बाद www.google.com, ऐसा मैंने बोला। HTTPS तो आपको पता चल गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और मैं एस लगाऊं तो वो सिक्योर बन गया। ये जो www है ये इंडिकेट करता है वेबसाइट को। ठीक है, किसको इंडिकेट करता है, वेबसाइट को इंडिकेट करता है। ये जो गूगल है ये क्या है, नेम ऑफ वेबसाइट, क्या है, नेम ऑफ वेबसाइट। और ये क्या है, .com जो मैंने लगाया उसको क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ डोमेन, क्या बोलेंगे, टाइप ऑफ डोमेन बोलूंगा। अब मैंने आपको हमेशा बहुत बार बताया कि टाइप ऑफ डोमेन बहुत तरीके की होती है, जैसे .com है, उसके बाद मेरे पास .org है, उसके बाद .gov है, उसके बाद .mil है मिलिट्री के लिए, उसके बाद .co.in है कॉर्पोरेट इन इंडिया, .info है इंफॉर्मेशन, .nic है मेरे पास नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो ये सारी मेरे पास क्या होती हैं, टाइप ऑफ डोमेन होती हैं। अगर मैं इन दोनों को कंटिन्यू देखूं, मतलब google.com को अगर मैं कंटिन्यू देखूं, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, डोमेन नेम, क्या बोलता हूं, डोमेन नेम। कई बार ये भी पूछा जाता है आपको, DNS भी होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, ये क्या हो गया, डोमेन नेम, DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो आपको ये चीजें सारी पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेब ब्राउजर्स, इसमें से कौन से वेब ब्राउजर हैं। ये आपको पता है गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, आपको ये पता है इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है, आपको ब्रेव नहीं पता, मुझे भी पता है कि आपको ब्रेव नहीं पता कि वेब ब्राउजर है। लेकिन जब 2 ऑप्शन आपके पास आ गए तो ऑब्वियसली आपका क्या आंसर आया, ऑल ऑफ द अबव भी आंसर आएगा, ऑल ऑफ दिस। इसका मतलब अभी आपको ये याद रखना है कि ब्रेव भी क्या है, एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट टाइम से हो सकता है ये ना पूछ के यही पूछ लिया जाए सिर्फ, बाकी 3 कुछ और ऑप्शन दे दें और ये ऑप्शन दे दें और बोल दें इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। तो ब्रेव भी एक आपका वेब ब्राउजर है, तो ये आपको याद होना चाहिए अब नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, समझ आ गया आपको। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
वन सेकेंड, हाँ। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू एफटीपी स्टैंड फॉर? ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किस लेयर में लाई करता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। कौन सी लेयर में? ओएसआई मॉडल की कितनी लेयर्स होती हैं? 7। याद रखने को कैसे बताया था मैंने आपको बताया था एपी सर ਤੁਹਾਡੇ नाल दारू पीनी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। एक मैंने जब पढ़ाया था आपको तो एक मैम ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कुछ कि इसके रिलेटेड कुछ उन्होंने भी एक्रोनियम बनाया था। अब मुझे नहीं पता कि मतलब वो मुझे याद नहीं है क्या बोला था, बट ये मेरे को इस तरीके से याद है कि एपी सर ਤੁਹਾਡੇ नाल दारू पीनी। ठीक है, कोई गलत मत लेना है इसको, बट समझ लें, मतलब याद रखने के लिए ज़रूरी है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लेयर और फिजिकल लेयर, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। और जो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये किस लेयर पे लाइन करता है? ये आता है एप्लीकेशन लेयर में। उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें और होती हैं एफटीपी में, हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक आता है एसएफटीपी। देखो मुझे नहीं पता कि क्या आ जाएगा, मेरा काम है आपको पढ़ाना। मुझे नहीं पता कि इसमें से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ना ही मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ना ही मैं क्वेश्चन डिज़ाइन कर रहा हूँ। मुझे ये मतलब है कि आपका ये क्वेश्चन जो है वो अगर आया है तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है, मुझे आपको वो पढ़ाना है। एक क्या आता है आपका एसएफटीपी, मतलब एस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे भी? सिक्योर। ठीक है, क्या हो गया? सिक्योर। ये वही रहा एफटीपी, मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ये एंश्योर करता है, ये आप लिख लेना, ये एंश्योर करता है फाइल ट्रांसमिशन को, ये एंश्योर करता है कि फाइल ट्रांसमिशन जो है विल बी सिक्योर, मतलब ये फाइल ट्रांसमिशन जो हो रही है वो सिक्योर हो। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ मेरे पास और क्या आती है इसके अलावा? एक आ गया एसएफटीपी, एक आता है टीएफटीपी। इसको मैं क्या बोलता हूँ? टी को मैं ट्रिवियल, TRIVIAL। अब जो ट्रिवियल एफटीपी है, एफटीपी की तो फुल फॉर्म वही रहेगी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रिवियल एफटीपी जो है ये होता है टू असेस द फाइल फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर। ठीक है, टू असेस द फाइल फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर। हो सकता है कि अगली बार, अब नेक्स्ट टाइम, मतलब जो भी एग्जाम होगा आपको ये पूछ लिया जाए कि बताओ, एक तो फुल फॉर्म पूछ ली जाए कि टीएफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, या तो एसएफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, और पूछ लिया जाए कि एसएफटीपी की है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी मतलब ये क्यों ज़रूरी है, और टीएफटीपी जो है वो क्यों ज़रूरी है, या क्या काम है इसका। ठीक है, तो ये आपको दोनों अभी याद होने चाहिए, अगली बार से आपको ये भूलना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। और लास्ट में मुझे आपको ये बताना है कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। देखो मैं 4 पेपर कंबाइन कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या है, मुझे क्या फ़र्क पड़ा है? मैं तो एक सेशन ला सकता था आराम से, मैं आराम से 30 मिनट लेता या 15 मिनट 20 मिनट जितने भी मुझे लगते, मैं आराम से एक सेशन लाता, फिर मैं एक दिन आपको वेट कराता, फिर मैं दूसरा सेशन लाता, फिर मैं एक दिन आपको वेट कराता, फिर मैं तीसरा सेशन लाता। लेकिन इस समय आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आपका कंप्लीट हो सके। और वो भी मतलब ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती नहीं, अच्छा ये है क्या इसका आंसर, ये लो चलो जी अगला क्वेश्चन, ये आंसर, ऐसा नहीं। प्रॉपर समझाने के साथ आपको ट्राई कर रहा हूँ कि जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं आपको दे के जाऊँ। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल मटेरियल इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स? तो आपको पता है सिलिकॉन की बनी होती है, तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं कराने की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइंड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर? इसमें से कंप्यूटर के जो ऑपरेशंस है वो कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, किसको डिजाइन किया गया है टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर? तो कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं? कंप्यूटर के ऑपरेशंस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आपको पता है जिसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपके वर्ड प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, वो किसके अंदर आते हैं? आपके इसके अंदर आते हैं। आपके वेब ब्राउज़र जो हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। आपके उसके बाद क्या हो गया, कुछ ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। मतलब जो हमारा काम आसान कर रहे हैं, इन शॉर्ट कि हम उसमें कुछ कर पा रहे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह वगैरह, वो हमारे किसके अंदर आएंगे? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया हमारा। तो आपको समझ आ रहा है ना? देखो मकसद है समझ आना, बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं स्पीड में जा रहा हूँ या मैं स्लो जा रहा हूँ। मकसद ये है कि आपको समझ आना चाहिए। अगर समझ आ रहा है तो स्पीड कुछ नहीं होती फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कंपाइलर कन्वर्ट्स। अब याद कैसे रखना है, आप अक्सर भूल जाते हो कि कंपाइलर करता क्या है। अक्सर भूल जाते हो एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर में, भूलते हो ना कि दोनों में से कौन क्या करता है, भूल जाते हो। क्या याद रखना है? CB। क्या याद रखना है? CB। कंपाइलर मतलब C क्या करता है? कंपाइलर कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को किसमें? बाइनरी लैंग्वेज में। क्या करता है? कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को किसमें? बाइनरी लैंग्वेज में। तो अब से याद आपको रखना है CB। अब इसको घुमा फिरा के ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कंपाइलर जो है, देखो मैं सब तरीके का जो आपका हो सकता है, जो बन सकता है, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, सब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपाइलर जो है इस किसी तरह कभी मैं हकला लेता हूँ ऐसे, मतलब ऐसे रियलिटी में नहीं, यहाँ पढ़ाते पढ़ाते जल्दबाजी में ना कभी हो जाता है, तो कोई इशू नहीं है उसमें। कंपाइलर क्या करता है, कई बार पूछा जाएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करेगा? हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देगा? हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जैसे C++ होगी, जावा होगी और सारी हमारी बहुत सारी होगी, इनको क्या करता है? कन्वर्ट करता है इनटू लो लेवल लैंग्वेजेस में। लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल मतलब वही बाइनरी लैंग्वेज।
ठीक है, या फिर जिसको मैं क्या बोलता हूँ, मशीन कोड भी बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, मशीन कोड भी बोलता हूँ, और कई बार मैं इसको ऑब्जेक्ट कोड भी बोल देता हूँ। तो किसी भी तरीके से आपको अगर पूछ लिया जाए तो आपको घूमना फिरना नहीं है। समझ आ गया आपको क्या बोला मैंने? तो कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल को लो लेवल में, मतलब बाइनरी में। तो सी क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी में, प्रोग्राम को बाइनरी में। अब इंटरप्रेटर का क्या काम है भैया, इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। कैसे, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, मतलब लाइन बाय लाइन क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को या हाई लेवल कोड बोलो, प्रोग्रामिंग बोलो, हाई लेवल लैंग्वेज बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, उसको क्या करता है, लाइन बाय लाइन क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड में, ठीक है, ताकि मशीन जो है उसको लाइन बाय लाइन समझ पाए और हमें लाइन बाय लाइन एरर दिख पाए, हम लोग अच्छे से डीबगिंग कर पाए। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब आपको याद रहेगा, आई होप आपको अभी याद रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं। इन MS Excel वन कैन यूज द फार्मूला पैलेट। फार्मूला पैलेट मतलब वो जहां पे आप फार्मूला लिखते हो, ऊपर क्या कर सकते हो, फार्मूला लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो फार्मूला बार में हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट एंड एडिट फार्मूला कंटेनिंग फंक्शंस। इसमें क्या होते हैं, फंक्शन। और फंक्शन लिखते कैसे हैं, हमेशा ये भी क्वेश्चन आता है कि फंक्शन अगर हमको लिखना है तो स्टार्ट किससे करेंगे, इक्वल्स टू साइन से स्टार्ट करेंगे। समझ आ गया आपको? 96 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करूं तो क्या होगा, MS विंडोज। अब आपको पता होगा MS विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें क्या मतलब, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, MS विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और हमारे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, हमारे पास बहुत तरीके के होते हैं। जैसे सबसे पहले आ गया मेरे पास सिंगल यूजर। अब मैं इसको सबका यहाँ पे एक एक करके नहीं बताऊंगा, मैंने आपको पहले ये चीज़ बता रखी है। यहाँ पे बताऊंगा तो मुझे कम से कम 5 मिनट 7 मिनट इसी क्वेश्चन में एक में लग जाएंगे। सिंगल यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिंगल यूजर सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद मल्टी यूजर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद सिंपल टास्किंग हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद मल्टी टास्किंग हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद हमारे पास बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी सारा कुछ बता चुका हूं। मल्टी थ्रेडिंग होता है, ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूं। और दूसरा और लास्ट हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके आपके कम से कम 2 से 3 बार मैंने एग्जाम में क्वेश्चन देख लिए हुए हैं कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो या तो कहाँ पे यूज़ होता है और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इसमें कहाँ पे यूज़ होता है, ये आपका रोबोटिक्स में या फिर आपका मेडिकल फील्ड में यूज होता है। ठीक है, तो ये आपके कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन, 2 बार तो मैंने देख ही लिए हैं। लास्ट सेशन में भी किया था, उससे लास्ट सेशन में भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमने क्वेश्चन किया था। तो आशा करता हूं ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग अपना अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं 98 पे। 98 क्या है हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब इज अ स्टैंडर्ड मेंटेन्ड बाय। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वर्ल्ड वाइड वेब एक स्टैंडर्ड है जिसको मेंटेन कौन करता है, तो W3C। W3C क्या है यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, CONSORTIUM। इसको बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता था वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम में। वर्ल्ड वाइड नहीं है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, W3C बोलते हैं। अब ये है क्या वर्ल्ड वाइड वेब, ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है। मुझे ज़्यादा इसके बारे में बताना नहीं है क्योंकि इससे हमारा मतलब नहीं है। इंटरनेशनल क्या है, कम्युनिटी है एक किस्म की, जिसका फाउंडर कौन है, वही टिम बर्नर-ली जो WWW का है। ठीक है, टिम बर्नर-ली के द्वारा ये फाइंड की गई है। बस इससे ज़्यादा हमको इसमें जानने की ज़रूरत है नहीं। तो यही इसको क्या करती है, मेंटेन करती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलो। A small text file created by the website that is stored in the user computer is called as। आपको 2 से 3 बार ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूं, बता चुका हूं सारी चीजें। हमेशा जब बताता हूं तो इसका आंसर है क्या, कुकी फाइल है हमारे पास। कई बार आपको वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको आता है ना कि एक्सेप्ट कुकीज आता है ना, तो वही है वो। क्या, जब आप एक्सेप्ट कर देते हो तो वो एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाती है जो आपके कंप्यूटर में जो है वो स्टोर हो जाती है, जो आपका लॉगिन इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है ना वो स्टोर करके रखती है, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप JKSB का फॉर्म भरने जाते हो तो आप लोग पासवर्ड भूल जाते हो, लेकिन अब आपने सेव पासवर्ड किया होता है तो आपको क्या है, वो दोबारा से ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाता है। तो वो क्या चीज़ है, वो एक आपकी टेक्स्ट फाइल होती है, कुकी जिसको बोलते हैं। बाकी कैश मेमोरी के बारे में बहुत चीज़ें बता चुका हूँ, बहुत अंधाधुंध चीज़ें बता चुका हूँ। मालवेयर क्या है, आपका मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा आ गया। अब देखो, थोड़ा सा छोटा करने दो, रुको ज़रा। हाँ, अब दिख रहा है आपको। अब देखो, अब कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मुझे नहीं पता चलता। सपोज कर लो कि मुझे ये नहीं पता कि फिशिंग क्या होती है, मुझे नहीं पता प्राइवेसी क्या होती है। मुझे ये तो पता है कि मालवेयर क्या होता है, या ये भी नहीं पता। मालवेयर मुझे पता है मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है हमारे कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो मतलब अगर मैं डेफिनेशन यहाँ से पढ़ूँ, अ टाइप ऑफ प्रोग्राम
that is created with the purpose of causing damage, stealing data or abusing computer system is known as। तो सामने मुझे पता चल रहा है कि इसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि हमारा डेटा को स्टील कर सके, डैमेज कर सके, ये सारी चीज़ें। तो क्या होगा, इसका मालवेयर होगा। इसका मतलब 1 का 2 होने वाला है, इतना मुझे पता है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है आपको चारों के चार आने चाहिए। तो 1 का 2 होने वाला, तो मैं देखता हूँ ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है मेरे पास। बाकी आपको नहीं भी आता तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी हमको तो पढ़ना ही है। तो सेकंड वाला देखता हूं मैं, ये क्या है सॉरी, यहां से देखता हूं डायरेक्ट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है अपनी, अगर आपने कोई इन्वेंशन की तो उसको प्रोटेक्ट करके रखना, और ये 10 साल के लिए होता है आई थिंक, और 10 साल के बाद दोबारा आपको इसको क्या कराना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है, कि मतलब और उसको कोई यूज़ ना करे। मान लो आपने कोई नया इंजेक्शन बना लिया, आपने कोई नई ऐसी डिवाइस बना ली, अब आप चाहते हो कि बाकी उसको यूज़ ना करें, तो आप लोग उसको क्या करा लेते हो, पेटेंट करा लेते हो, कि आपके उसके पास राइट्स हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स आप ही के पास हैं उसके, कोई और उसको आपके बिना परमिशन के यूज़ नहीं कर सकता। उसको क्या बोलते हैं, पेटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, थर्ड का क्या आ गया, 4, ये आ गया। उसके बाद क्या होता है, डैश मीन्स एन ईमेल और कम्युनिकेशन दैट इज इंटेंडेड टू ट्रिक द रिसिपिएंट टू डिस्क्लोज सीक्रेट्स और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अब कई बार क्या होता है, मान लो कि हमारी वेबसाइट है, मान लो जेके मैथ्स, ठीक है, जेके मैथ्स फॉर यू @ वेबसाइट बोल रहा हूँ, जीमेल है हमारी, ठीक है, ये है। अब कई बार हो सकता है कि आपको ये ईमेल छोड़ के आपको क्या मैसेज आ जाए, J&K मैथ्स फॉर यू, ठीक है, इससे आपको ईमेल आ जाए कोई J&K मैथ्स फॉर यू, आपको लगेगा कि ये जेके मैथ्स वाले हैं, लेकिन ये हम नहीं हैं। तो ये जो है ना, ये चीज़ें कि आपको लगेगा कि वो क्या है, आपको ट्रिक करने के लिए है, ठीक है, वो असली नहीं है, आपको ट्रिक करने के लिए जो है वो भेजी गई है, ताकि आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह अपनी शेयर कर दो। उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिशिंग। ये भी आपको बहुत बार पूछा जाएगा, तो ये याद रखना। जैसे मैथ्स ना लिख के, फॉर यू ना लिख के, आपको हमारा ऐसा है फॉर यू, तो आपको लिख दिया जाएगा फॉर यू, या फिर आपको ऐसे लिख दिया जाएगा फॉर यू। तो ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी कि ये जेन्युइन है, लेकिन है नहीं ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, फिशिंग भी हो गया। बाकी क्या बचा हमारे पास, प्रिवेसी बची। अब प्रिवेसी क्या होती है, आपको पता है कि योर राइट्स टू कंट्रोल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप अपने हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना, वो क्या है, आपकी प्रिवेसी है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। बाकी आपको ये चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए कि 1 से 2 ऑप्शन अगर आपको आते हैं तो आप लोग सारे के सारे उसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक पेपर जो है वो खत्म हो गया, कांस्टेबल 2024 आर्म्ड IRP और SDRF वाला, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो एटलीस्ट सेशन को, मेरी मेहनत को थोड़ा सा सफल कर दिया करो। बहुत मेहनत लगती है इसमें। अगर 4 पेपर कंबाइन कर रहा हूँ तो मेरे कम से कम भी 2 घंटे इसमें जा रहे हैं। पहले तो पहले पेपर 4 डाउनलोड करो, उसमें से फिर वो क्वेश्चन ढूंढोगे कौन से कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, वो सारे लिख के रखो, मतलब एक जगह इकट्ठे करो। उसके बाद फिर आपको पढ़ाओ, उसके बाद भी देखो भी, अगर हो सकता है कोई क्वेश्चन, मुझे भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा हूँ कि मुझे सारा क्वेश्चन आता होगा, मुझे भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि ना आए, तो मुझे वो खुद भी देखना पड़ता है पहले। उसके अलावा मुझे ये देखना पड़ता है कि इसके अलावा और क्या इसमें पॉइंट्स बन सकते हैं, वो सारे आपको बताने पड़ते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। आगे हम लोग अगले पेपर पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है सुपरवाइजर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का। इसमें देखते हैं क्या कंप्यूटर आया हुआ है। चलो, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, डैश शोज द कंटेंट्स ऑन प्रिंटेड पेज विल अपेयर विद मार्जिन हेडर एंड फुटर। मतलब कौन हमें बताता है कि जो प्रिंटेड पेज पे कंटेंट्स आएंगे वो किस तरह से आएंगे, मतलब कैसे हमको पता चलता है, वो हमको पता चलता है पेज लेआउट से, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे कि बाय डिफॉल्ट हमारा पेज, पहले तो पेज लेआउट जो है वो किस तरीके का हो सकता है आपकी, या फिर उसको मैं ओरिएंटेशन भी बोलता हूँ, कई बार क्या बोलता हूँ, ओरिएंटेशन भी बोलता हूँ। अब ये बताओ मुझे कि ओरिएंटेशन जो है वो किस तरह से हो सकती है, और बाय डिफॉल्ट जो है आपकी ओरिएंटेशन वो किस मोड में होती है, ठीक है। ये चीज़ें बताओ। अब एक आपका टेस्ट लेता हूँ, जरा थोड़ा सा आपका टेस्ट लिया जाए। ये बताओ कि ये हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। अब जीके भी तो पढ़ रहे होंगे साथ साथ में, ठीक है। अब जूनियर असिस्टेंट है तो जीके भी तो पढ़नी है। किसने कंपोज किया है सारे जहां से अच्छा, ठीक है, किसने किया है, मोहम्मद इकबाल ने। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका पूरा नाम क्या था, याद है किसी को इनका पूरा नाम, पता है किसी को पूरा नाम? तो इनका पूरा नाम था ALLAMA, अलामा बोलते थे। अब प्रोनाउंसिएट कुछ भी तरीके से हो सकता है, मुझे नहीं पता। मोहम्मद इकबाल, ठीक है। और ये कहाँ के थे, उस समय तो डिवीजन थी नहीं, तो अपने भारत के ही थे। इन्होंने कंपोज किया था ये। उसके बाद इन्होंने कहाँ पे, मतलब ये इसका और क्या नाम है, इसको हम सारे जहाँ से अच्छा जो है, इसको हम दूसरा नाम और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ताराना, TARANAH, ताराना ए हिंदी, क्या बोलते हैं, ताराना ए हिंदी भी इसको बोला जाता है। और ये पब्लिश हुआ था, ये भी कई बार पूछा जाता है कि ये पब्लिश हुआ था किस हमारी जर्नल में, जिसको वीकली जर्नल था हमारा एक, जिसको बोला जाता है इत्तिहाद, ठीक है। क्या बोला जाता है, इत्तेहाद बोला जाता है। 1904 आई थिंक, उसमें ये एक जर्नल था जिसमें इसको पब्लिश किया गया था। इन्होंने पहले ये रिसाइट किया था, मतलब गाया था, कहाँ पे, लाहौर कॉलेज, गवर्नमेंट लाहौर कॉलेज था शायद, उसमें ये गाया था। उसके बाद ये अपना फेमस सॉन्ग बन गया।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आपको इनके बारे में देखो, ये पढ़ा आपने, पढ़ना कैसे है आपको, ये चीज़ आपने पढ़ी, इनके बारे में आपने ये नहीं, सिर्फ ये नहीं पढ़ना कि सारे जहाँ से अच्छा किसने कंपोज किया था, हाँ भाई ये हो गया, नाम खत्म, पूरा नाम इनका, इसको और क्या बोलते हैं, किस जर्नल में पब्लिश हुआ था, पहले कहाँ पे इन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया था। उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आना है कि भैया बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इन्होंने क्या किया था, रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने क्या किया था, कितनी कितनी बार ये सेशन के वो रहे, क्या था वो सेशन से कांग्रेस के, कितनी बार ये उसमें वो रहे, प्रेसिडेंट रहे, या फिर पहला प्रेसिडेंट कौन रहा, फिर किस सेशन में प्रेसिडेंट रहे, इन्होंने और क्या क्या चीज़ें की हैं, इनका कम से कम रविंद्रनाथ टैगोर जी का कम से कम 2 पेज का, 2 से 3 पेज का वो बनता है, मतलब पढ़ने लायक जो है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। मैं भटक गया अपने टॉपिक से, तो हम लोग वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 क्या बोल रहा है, टू सेलेक्ट द करंट कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए MS एक्सेल में क्या करना पड़ता है, ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो है ये आपको प्रेस करना पड़ता है सिलेक्ट करने के लिए, किसको, करंट कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। मतलब आप किसी भी सेल में हो, सपोज आप यहाँ पे हो, आप चाहते हो कि पूरा का पूरा कॉलम क्या कर दूं मैं, सिलेक्ट कर दूं, तो आपको कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करना पड़ेगा। अब ये सारी मैं चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ, ये कहाँ मिलेंगी आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये आपको लेक्चर दिख रहा है, ये आपको सीरीज दिख रही है, कंप्यूटर PYQ सीरीज। यहाँ पे जब इसको खोलोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि देखो ये सेशन नंबर जो 7 है ना, ये वर्ड के जितने भी शॉर्टकट्स थे वो इसमें ये दिख जाएंगे आपको। ये सेशन नंबर आपको 9 दिख रहा है, इसमें आपको ये एक्सेल दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं दिख रहा तो मैंने बता दिया कि इसमें जितने भी 9 में जो है जितने भी एक्सेल वाले हैं वो आपको सारे यहाँ पे फॉर्मूले बोल रहा हूँ, शॉर्टकट दिख जाएंगे। देखो देखने वाले, धीरे धीरे देखने वालों की डिमांड जो है वो कम होती जा रही है, लेकिन जिसने ये सेशंस देखे हैं मैं उसको बता सकता हूं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बाकी हमेशा आपकी मर्जी है, कभी भी मैं आपको ज़बरदस्ती में आपके साथ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद हमने GKSB के स्टार्ट कर दिए, क्यों, क्योंकि आपकी डिमांड जो है वो कम होती गई। इसके बाद भी मैं देखूंगा अगर इसकी भी आपकी डिमांड कम होती गई तो मैं किसके लिए पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आपकी डिमांड पे ही पढ़ा रहा हूँ। डिमांड हुई तो कंटिन्यू, नहीं हुई तो देखा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फायरवॉल क्या है, समझा चुका हूं, इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है डिज़ाइन किया गया है ताकि अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो पाए किसी भी चीज़ का, कंप्यूटर का अनऑथोराइज्ड एक्सेस कोई ना ले पाए, तो क्या बोलते हैं उसको, फायरवॉल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 पे बढ़े तो क्या बताया है इसने, द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट। अब मैंने पावर पॉइंट आपको नहीं बताया, मुझे पता है पावर पॉइंट का MCQs मैंने अभी आपको सेशन वाला नहीं कराया, बट मैं देखूंगा कि आप एक सेशन आपका उसके लिए भी लिया हूँ ताकि शॉर्टकट वगैरह जितने हैं सारे आपको बता दूँ। तो जो ओनली टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले करता है, मतलब टाइटल्स और बुलेट्स, ठीक है, ये डिस्प्ले करेगा, उसको व्यू को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आउटलाइन व्यू। हमारे पास बहुत तरह के व्यू हैं, ये तो कई बार पूछा जाता है। स्लाइड सॉर्टर और स्लाइड शो जो है ना, ये तो आपको बहुत बार पूछा जाता है, बहुत अंधाधुंध बार जो है ना बोला जाता है। अब स्लाइड सॉर्टर में क्या होता है, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू में हमको स्लाइड्स ऐसे दिखती हैं थंबनेल फॉर्म में, ठीक है, ऐसे तरीके से थंबनेल फॉर्म में दिखती हैं ताकि हमको अरेंज करना है। मान लो ये स्लाइड नंबर 1 है, ये स्लाइड नंबर 2 है, ये स्लाइड नंबर 3 है। आपको पर्टिकुलरली क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, मैंने लास्ट टाइम ये देख लिया था, एक में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और मैंने भी आपको पहले भी ये कराया था क्वेश्चन कि अगर स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है कि आपको पूछा जाता है कि थंबनेल फॉर्म में इसको स्लाइड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि आपको इंटरचेंज करनी है, ऊपर नीचे करनी है, स्लाइड को रीअरेंज करना है, तो आप लोग आराम से जो है वो कर सकते हो। स्लाइड शो में क्या होता है, स्लाइड शो में आपकी एक पूरी की पूरी फुल स्क्रीन जो है वो आपकी एक स्लाइड की आती है ताकि आप उसको आराम से पढ़ पाओ पूरा एक, ठीक है, इस तरह से आपको पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेज ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज थंबनेल। हो गया, आ गया क्वेश्चन। एंड यूज्ड फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड्स, तो कौन सा है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। कौन सा, स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड मास्टर भी मैं आपको बता चुका था कि आप अगर एक स्लाइड में चेंज करते हो तो आपके सारी की सारी स्लाइड्स में क्या हो जाता है, चेंज। बहुत सारे पॉइंट में इसके भी आपको बता चुका था एग्जाम में, पहले एग्जाम में बोल रहा हूँ, पहले मैं PYQs में आपको करा चुका हूँ। बार बार अगर बहुत बार चीज़ें रिपीट करेंगे क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, आल्दो मैं एक दो बार बता चुका हूँ, लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होगा उसमें मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको सामने पता चल रहा है ई गवर्नेंस, आपके सिलेबस में ये है नहीं तो इसको मैं ज़्यादा नहीं लेके चलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, डैश प्रोवाइड्स नेटवर्क बैकबोन एंड ई गवर्नेंस सपोर्ट टू गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया। ये भी आपके लिए है नहीं, बट कौन प्रोवाइड करता है सपोर्ट इंडिया में, तो ये है NIC। अब ये NIC है क्या चीज़ है ये बता देता हूँ आपको, क्योंकि हो सकता है कि आपका करंट अफेयर में भी कई बार पूछ लिया जाए। नेशनल ये, हाँ, करंट अफेयर में भी आपका आ सकता है क्योंकि हेडक्वार्टर्स वगैरह पूछे जाते हैं ना कई बार, तो ये बॉडीज़ के भी आपको कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है, जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय RASHTRIYA, राष्ट्रीय सूचना SUCHNA, सूचना विज्ञान, ठीक है, विज्ञान केंद्र ये बोला जाता है, ठीक है। NIC का मतलब ये है 1976 में बनाई गई थी, 1976 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है,
ठीक है। तो इसीलिए जितनी भी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स वगैरह हैं, उनको डेवलप और मैनेज कौन करता है? अपना यही NIC करता है, ठीक है। तो याद आ गया आपको, याद क्या आ गया, मतलब याद रहेगा अब याद रहेगा, कहीं ना कहीं आपको हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया है, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि स्पाईवेयर क्या है। स्पाईवेयर नाम से पता चल रहा है कि स्पाई कर रहा है, मतलब आप पे नजर रख रहा है, ठीक है। आप पे नजर रख रहा है, आपकी एक्टिविटीज पे नजर रख रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हो, आपके पासवर्ड्स पे नजर, आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स पे नजर रख रहा है, क्या चीजें हैं, आप क्या कर रहे हो फोन में या कहीं पे भी, लैपटॉप, कंप्यूटर, कहीं पे भी, तो उस पर नजर रख रहा है। एंटी स्पाईवेयर क्या हो गया कि उसको हटा देगा, मतलब वो डिटेक्ट करेगा पहले तो, एंड रिमूव करेगा प्रोग्राम इंस्टॉल्ड इलीगली ऑन यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम। जो भी इलीगली इंस्टॉल कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं हमारे सिस्टम में, जो कि हमको क्या कर रहे होंगे, स्पाई कर रहे होंगे, वो उसको क्या कर देगा? एंटी स्पाईवेयर उसको हटा देगा, निग्लेक्ट कर देगा। निग्लेक्ट नहीं, डिटेक्ट करके हटा देगा उनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है? इन MS Excel कमेंट्स पुट इन द सेल आर कॉल्ड एज। सबसे पहले तो आपके पास सेल होता है। अब सेल में आपने सपोज कर लो कुछ फार्मूला लिखा, अब यहाँ पे आप ये कमेंट डाल देते हो, मतलब कमेंट लिख देते हो इसके साथ कि इन केस कोई और बंदा पढ़ रहा है जिसको नहीं पता ये क्या चीज़ है, तो उसको पता चल जाए ये क्या है, या फिर आप ही भूल जा रहे हो कि इसमें था क्या, तो आप लोग उसको कमेंट में ऐड करके आप लोग, ताकि आप लोग देख पाओ इजी वे में कि वो क्या चीज़ है। तो MS Excel में जो कमेंट दिए जाते हैं सेल में, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सेल टिप। अब मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, ये सारे के सारे आपके PYQs हैं, मतलब JKSB के तो है ही है, लेकिन JKSSB ने भी ये सारे के सारे आपके कॉपी किए हुए हैं बाकी एग्जाम से। कोई SSC CGL से होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन शायद ये शायद पता नहीं ये वाला या उससे पिछला वाला कहीं SSC से कॉपी था। अब ये वाले की अगर मैं बात करूँ, ये आई थिंक कहीं राजस्थान में आया हुआ है, राजस्थान किसी एग्जाम में, राजस्थान वाले किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो सबके सब ये कॉपी करेगा। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो मैंने वही सीरीज़ आपके लिए लाई थी स्टार्ट में, जिसमें वो बाकी सारे PYQs भी थे, उसमें JKSB के भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसमें आपने प्यार दिया, 5 लेक्चर आपने देखे अच्छे तरीके से, उसके बाद आपने इंटरेस्ट देना कम कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब यहाँ पे आई डोंट नो ये पूछ सकते हैं आपको जूनियर असिस्टेंट में कि नहीं, बट सेल रेफरेंस हमारे पास एक्सेल में दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास रिलेटिव, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास एब्सोल्यूट। यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा होता है हमारे पास क्या? एब्सोल्यूट। अब मान लो क्या चीज़ है ये, सपोज कर लो कि आपने एक फार्मूला जो है किसी सेल में लिखा हुआ है, मान लो आपके पास A1 कोई सेल है, उसमें आपने एक फार्मूला लिखा। जब आप इसको कॉपी करते हो किसी दूसरे सेल में, मान लो आपने किसी और सेल में कॉपी किया, तो ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा वहाँ पे। मान लो अगर दूसरे में कॉपी किया तो ये A2 बन जाएगा। मतलब ये अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करता है। क्या करता है? पोजीशन जो है वो चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू रोज एंड कॉलम्स। इतना ज़्यादा डीप घुसने की जरूरत है नहीं, बट ये अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करता है, और ये जो है ये कांस्टेंट रखता है अपनी पोजीशन को। ये अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज नहीं करता, ठीक है। अब इतना ज़्यादा डीप घुसने की इसमें जरूरत है नहीं, लेकिन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो है वो स्टार्ट कैसे होता है? विद द डॉलर साइन। किससे स्टार्ट होता है? डॉलर साइन से। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे? बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, इसमें ज़्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं थी आपको। तो यहाँ आपका सुपरवाइजर का पेपर भी खत्म होता है। सुपरवाइजर में इतने ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 2 पेपर आपके खत्म हो चुके हैं। पेपर नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। पेपर नंबर हमारा जो 3 है वो है असिस्टेंट सेक्रेटरी या फिर हेड असिस्टेंट का 2025 का। इसके मैं आपको मैथ्स वगैरह, रीजनिंग वगैरह वो सब करा चुका हूँ। अभी आपके कंप्यूटर की बारी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चंस। अब देखो जरा, इस वाले पेपर में पहला सवाल क्या पूछा गया है? पहला पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन फॉर द फाइंड एंड रिप्लेस। मैंने आपको बहुत बार बोला, आपको बहुत कंफ्यूजन होगी। फाइंड और रिप्लेस आप लोग आर मार्क करके आओगे, लेकिन आर इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है Ctrl+H। बहुत बार आपको मैंने ये चीज़ समझाई है अपने लेक्चर्स में, मतलब जो भी PYQs हम करते हैं, बहुत बार आपको समझाया है कि आप लोग हमेशा इसको गलती करोगे। याद रखना ये आर नहीं है, ये H है, और ये फिर भी गलती करके आओगे आप, तो इस चीज़ को याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 110 इसने क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या है? विच प्रिंटर कैन बी यूज्ड टू प्रिंट ऑन टेक्सटाइल्स। आपने लेजर प्रिंटर की नाम भी सुना होगा, आपने डॉट मैट्रिक्स का नाम भी सुना होगा, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर का नाम भी सुना होगा, आपने डाई सब्लिमेशन प्रिंटर का नाम नहीं सुना होगा। मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन आंसर क्या है? टेक्सटाइल पे प्रिंट अगर करना है तो आंसर क्या है आपका? डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। अब से आप लोग ये चीज़ याद रखना, क्योंकि एक बार JKSB में आ गया, इसका मतलब वो किसी भी तरीके से अब आपको पूछ सकता है। प्रिंटर्स की बात कर लें थोड़ी सी। तो प्रिंटर्स की अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। एक तो मेरा इम्पैक्ट होता है, एक तो मेरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब कौन कौन से इसमें आ गए? इसमें आ गया DW मतलब डेजी व्हील,
डॉट मैट्रिक्स आ गया, लाइन प्रिंटर आ गया, ड्रम आ गया, चेन आ गया, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स में। नॉन इम्पैक्ट में क्या आ गया आपका, थर्मल आ गया, आपका लेज़र आ गया, आपका इंक जेट आ गया, ये सब किस में आ गया, आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आ गए। इसमें अगर मैं इंक जेट प्रिंटर की बात करूं तो आप मतलब फोटोज़ वगैरह के लिए, कलर फोटोज़ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंक जेट प्रिंटर यूज़ करते हैं। लेज़र प्रिंटर की बात करूं तो ये पिछली बार ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था कि ये एक पाउडर, ठीक है, पाउडर इस्तेमाल करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर भी उसको बोला जाता है, या फिर आप बोल सकते हो उसको क्या, इसका कोई और नाम भी था शायद, कार्ट्रिज, हाँ कार्ट्रिज, CARTRIDGE, ठीक है, इसका ये नाम भी है। तो ये क्या करता है, ये यूज़ करता है। और ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड कलर प्रिंटिंग दोनों इसमें आते हैं, ठीक है। बाद एक पॉइंट आपका और है कि ड्रम प्रिंटर को हम लोग बैरल प्रिंटर, BARREL प्रिंटर भी बोलते हैं। ये चीज़ आप याद रखना, जो पॉइंट में देखो ये ऐसे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है, और जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो बैंक्स एंड रेलवेज में यूज़ होता है, ये डॉट मैट्रिक्स आ गया, ये बैंक और रेलवे में यूज़ होता है। उसके बाद अगर मैं डेजी व्हील प्रिंटर की बात करूं, कहाँ गया डेजी व्हील, ये आपका बिजनेस या कमर्शियल पर्पस के काम आता है, इसमें गुड क्वालिटी प्रिंटर होता है, ये थोड़ा सा क्वालिटी इसकी अच्छी होती है। डॉट मैट्रिक्स की बात करूं तो बैंक रेलवे मैंने बताया, ये नॉइजी होता है थोड़ा सा और पुअर क्वालिटी होती है। थर्मल प्रिंटर जो है आपका ATM, शॉपिंग कम्प्लेक्स वगैरह वगैरह जगहों पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। अब देखो हर एक चीज़ का हर एक पॉइंट यहाँ पे बताने बैठूंगा तो वो तो लेक्चर ही हो गया आपका। तो आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाना चाहिए कि मुझे इतनी चीज़ें तो पता चली, लेकिन मुझे इनके बारे में और पढ़ना है ताकि मुझे थोड़ा सा और इनके बारे में पता चले, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 111 पे। 111 क्या बोल रहा है, अ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड स्पीडी रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवियंसेस, मतलब कंज्यूमर की कोई शिकायतें होती हैं तो उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, ताकि उसको स्पीडी रिड्रेसल हाँ सॉरी वो हो सके। बट ये ऐसा होता नहीं है, आपको पता है कि मतलब ऐसा होता है क्या, इतनी जल्दी आपका एड्रेस की जाती है क्या वो, लेकिन उसका ऐप का नाम क्या है, स्मार्ट कंज्यूमर ऐप। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी भी याद रख लो, कोई भरोसा नहीं होता JKSB का, लेकिन होता नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है। ये सिर्फ पेपर वर्क होता है, मतलब पेपरों पे होता है, या फिर हमें याद करने के लिए करंट अफेयर्स में आ जाता है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है कभी। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आपको मैं मैंने सीरीज स्टार्ट की थी उसके शायद पहले या दूसरे लेक्चर में ही आपको मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ ये, ठीक है। क्या है, SRAM रिक्वायर्स पीरियोडिक रिफ्रेश। SRAM मतलब स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम का क्या मतलब, दो तरह की रैम होती है, एक स्टैटिक होती है, एक डायनेमिक होती है। डायनेमिक को रिफ्रेश की जरूरत होती है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, लेकिन स्टैटिक को रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसको पीरियोडिक रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, रॉन्ग है। उसने पूछा है मेरे पास करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, इसका मतलब पहली तो है नहीं, इसके साथ पहली है तो ये नहीं हो सकता आंसर, इसके साथ पहली है तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब आंसर या तो ये होगा। अब दूसरी अगर करेक्ट हो गई तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, B। अगर दूसरी भी रॉन्ग हो गई तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, D। अब मुझे चेक करना है दूसरी। SRAM इज यूज्ड इन द प्रोसेसर एज फास्ट कैश मेमोरी। बिल्कुल, SRAM जो है वो कैश मेमोरी बनाने के काम आता है। मतलब कैश मेमोरी के लिए क्या यूज होती है हमारी SRAM, ये पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ, हर एक सिंगल पॉइंट जितनी आपकी जरूरत है मैं सारा बता चुका हूँ। जो मेरे पास जो स्टार्ट से पढ़ रहा है उसको पता है, मैंने कैश मेमोरी के बारे में पता नहीं कितने पॉइंट्स बता रखे होंगे, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। देखो अब कई बार होगा, अब मैंने जैसे मान लो कि 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन करा लिए, हो सकता है एक क्वेश्चन मेरे से भी गलत हो गया हो कहीं पे, या मैं गलत बोल गया हूँ कुछ, तो वो कई बार जुबान फिसल जाती है, कई बार हो जाता है। तो अगर आपको लगे कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है, आपको लग रहा है कुछ गलत है, आपको लग रहा है कि कुछ पॉइंट जो है वो दोबारा रीचेक करने की जरूरत है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे बता दिया करो कि हाँ सर एक बार इसको चेक कर लो, क्या पता इसमें कुछ गड़बड़ हो, हमको ऐसा लग रहा है या फिर ऐसा है या फिर हमने ऐसा पढ़ा है, तो मुझे बता दिया करो। समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर अगले पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, ये भी मैं आपको करा चुका हूं, तो ये इंपॉर्टेंस पता चल रही है आपको जो पढ़ रहा है उसको पता चल रही होगी इंपॉर्टेंस। एंड एम्यूलेटर कैन बी यूज्ड टू टेस्ट एंड डिबग अनदर प्रोग्राम और डिवाइस। एन एम्यूलेटर इज अ मिक्सचर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू इमिटेट अनदर प्रोग्राम और डिवाइस। इमिटेट क्या होता है, मतलब कॉपी करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, मान लो कि हमने एक ऐप बनाई, ठीक है, या फिर मान लो हमने गेम बनाई, या फिर कुछ भी हमको करना है, ताकि वो रियल टाइम, दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक आ गया, मान लो कि एक मेरी चीज़ आ गई गेस्ट सिस्टम, ठीक है। एक मैंने क्या कर दिया, एक मेरा आ गया गेस्ट सिस्टम, एक मेरा आ गया रियल सिस्टम, ठीक है। अब रियल सिस्टम, मान लो रियल सिस्टम में डायरेक्ट जो है वो सर्जरी में कुछ मैं सर्जरी कर रहा हूँ, मान लो, ठीक है, मैं सर्जरी कर रहा हूँ और रियल सिस्टम में डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैंने कोई नई डिवाइस बनाई, तो क्या मैं उसको डायरेक्टली रियल सिस्टम पे इंप्लीमेंट कर दूंगा क्या,
कर दूंगा क्या डायरेक्टली सर्जरी पे ले जाऊंगा क्या उसको? नहीं, पहले मैं कहाँ करूंगा उसको? गेस्ट सिस्टम पे चेक करूंगा। तो एमुलेटर वही चीज है हमारी। एमुलेटर कैन बी यूज टू टेस्ट एंड डिबग अनदर प्रोग्राम आर डिवाइस। एमुलेटर में क्या होता है? एमुलेटर क्या करता है कि हमने अगर कोई नई डिवाइस बनाई, नई प्रोग्राम बनाया, नया सॉफ्टवेयर बनाया, कुछ ऐसा बनाया, तो हमको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट एनवायरनमेंट टाइप ये है जहां पे हम लोग टेस्ट करते हैं पहले। यहां पे अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, हम लोग बोलते हैं ना कभी भी कि इसका ट्रायल रन था, किसी चीज का ट्रायल रन था, कोई नई रेलवे लाइन होती है, कई गंडोला प्रोजेक्ट होता है, कुछ होता है, हम बोलते हैं कि इसका ट्रायल रन है आज। तो वो ट्रायल रन जब सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं? इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो इसी तरह से एमुलेटर भी हमारा वही काम है। तो एमुलेटर इज अ मिक्सचर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू इमिटेट, मतलब कॉपी करना अनदर प्रोग्राम को या फिर डिवाइस को। तो दोनों इसमें करेक्ट हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो उस मेहनत का फल भी दे दिया करो, लाइक और शेयर जो है वो कर दिया करो सेशन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एमएस ऑफिस ही मैंने वहां पे आपको बताया था। एमएस ऑफिस क्या है? हमारे पास एक पैकेज है, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जिसके अंदर हमारे पास 4 चीजें आती हैं। एक तो आ गया वर्ड, ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा एक्सेल, उसके बाद आ गया हमारा पावर पॉइंट, उसके बाद आ गया एमएस एसएस जो कि है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारी किसके अंदर आती हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। तो एमएस ऑफिस क्या है हमारे पास? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब सर बाकियों के बारे में थोड़ा सा बता दो। अब यूनिक्स की बात करूं मैं तो कभी कभार यूएनआईएक्स, कभी कभार इसको बोला जाता है यूएनआईसीएस भी इसको बोला जाता है, कभी कभार मेंशन ऐसे किया होगा। तो याद रखना फुल फॉर्म इसकी यूनिकोड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग, ठीक है, यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम सोर्स, ठीक है, याद रखना यूएनआईसीएस एस की क्या है? यूनिकोड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम सोर्स, इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। और इसका सोर्स कोड जो है, ठीक है, सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सोर्स कोड जो है वो जनरल यूज के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि अवेलेबल नहीं है। इसको हम यूनिक्स को यूज करते हैं एज अ सर्वर सिस्टम। पूछा जाता है इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम सर्वर सिस्टम यूज करते हैं, तो यूनिक्स को यूज किया जाता है एज अ सर्वर सिस्टम। ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये है आपका CUI बेस्ड, ठीक है। अब मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको 2 3 4 5 तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स बताई थी। ये क्या है? CUI बेस्ड, मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस टाइप क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सर इसके बारे में कुछ जानकारी जो पूछी जाती है, बिल्कुल पूछी जाती है। एक तो ये बनाया किसने है, ये बहुत बार आपको पूछा जाएगा, ये किसने बनाया है? ये बनाया है आपका केन थॉमसन, ठीक है, केन थॉमसन। और छोटे होते आप देखते थे रिची रिच, वैसा ही केन थॉमसन एंड डेनिस रिची, केन थॉमसन एंड डेनिस रिची जो है उन्होंने बनाया था। और ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है ये भी पूछा जाता है। सी लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। किस लैंग्वेज में? सी लैंग्वेज में इसके बारे में लिखा गया है। समझ आ गया आपको? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं आपकी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की। यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम पड़ गई तो मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड रुको जरा। थोड़ा सा यहाँ 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 कहीं एडजस्ट कर लेता हूँ। लेकिन ये है किसके बारे में? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो क्या है हमारे पास? iOS, ठीक है, iOS या फिर इसको क्या बोला जाता है? मैकिंटोश, ठीक है, मैकिंटोश या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या है? iOS की अगर मैं बात करूं तो ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए है, मतलब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने मतलब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैकिंटोश मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो ये डिजाइन किया गया है किसके लिए? डेस्कटॉप के लिए। और किसके लिए? लैपटॉप्स के लिए, ठीक है। किसने डेवलप किया है भैया? एप्पल ने डेवलप किया है, ठीक है। और एप्पल को किसने फाउंड किया है? एप्पल को फाउंड किया है, आपको एक ही नाम याद होता है, स्टीव जॉब्स। लेकिन सिर्फ स्टीव जॉब्स नहीं थे, इनके साथ आपका कई बार पूछा जाता है रोनाल्ड वाइन, WAYNE, वाइने बोलो, वाइन बोलो, कुछ भी बोलो। और उसके बाद एक और थे, एक और स्टीव थे, स्टीव WOZNIAK। पता नहीं मुझे कि पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मुझे पता है कहीं ना कहीं MCQ आया होगा, तो इसीलिए इसका फर्स्ट वर्जन कई बार पूछा जाता है, मैक का फर्स्ट वर्जन, ठीक है। इसका फर्स्ट वर्जन क्या है? इसका फर्स्ट वर्जन है चीता, ठीक है, चीता इसका फर्स्ट वर्जन है। इनबिल्ट वर्जन कभी कभी पूछा जाता है कि इनबिल्ट वर्जन नहीं, सॉरी, इनबिल्ट ब्राउजर। तो क्या है इसका? सफारी। जो एप्पल वाले होंगे उनको पता होगा इनबिल्ट ब्राउजर क्या है, सफारी है। उसके बाद आई थिंक मैंने जब पढ़ा था लास्ट टाइम, मुझे अभी याद नहीं है, एक बार ये चेक कर लेना, इसका लेटेस्ट वर्जन जो था उसको बोला जाता था सोनोमा, ठीक है, सोनोमा इसका लेटेस्ट वर्जन था। एक बार इसको चेक कर लेना, मुझे इसका मतलब इतना पता नहीं है अभी इस समय, एक बार इसको जाते समय
पहले चेक कर लेना, या फिर अभी इसको इन्फॉर्मेशन को चेक करके मुझे भी अपडेट कर देना कि क्या यही है कि चेंज हुआ है कुछ। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब देखो एक एमसीक्यू, लेकिन आपको उसमें से कितनी चीज़ें पता चली, तो ये पढ़ने का सही तरीका है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर और करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा है। द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सीपीयू इज यूज्ड टू प्रोसेस एंड स्टोर डेटा। क्या सीपीयू का कंट्रोल यूनिट जो है वो प्रोसेस या स्टोर करने के काम आता है? नहीं। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, यहाँ पे देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है। लास्ट टाइम पे मैंने शायद ये एमसीक्यू करवाया था और बच्चों को यहाँ पे एक दो बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हुई थी। हो सकता है मेरे मुंह से, मुझे भी याद नहीं, अभी मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो इसके बारे में। बट यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, अब ध्यान से सुनना है इसको। इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल, इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द इंस्ट्रक्शन एंड टाइम सिग्नल। ये चीज़ याद रखना, यूज्ड टू कंट्रोल द इंस्ट्रक्शन एंड टाइम सिग्नल ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, टाइम सिग्नल ऑफ प्रोसेसिंग द डेटा। डेटा को प्रोसेस नहीं करता, लेकिन उसका जो टाइम सिग्नल है प्रोसेसिंग का वो कंट्रोल करता है। मतलब किस टाइम पे क्या चीज़ होगा, वो सारी चीज़ें कौन करता है, वो ये करता है। ठीक है, इतना समझ आया आपको। तो कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन टाइम सिग्नल को कंट्रोल करता है, प्रोसेस को नहीं। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। उसके बाद एएलयू जो है आपको पता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो दूसरा वाला सही है। तो कौन सा सही है इसमें से, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया था सीयू के बारे में, मैंने आपको और क्या बताई थी चीज़ें। सीयू की मैंने आपको बताई थी कि इसकी जो है हमारे पास चार होते हैं, चार प्रोसेस होते हैं। जैसे कि क्या, एक होता है सॉरी एक होता है फेच, उसके बाद होता है आपका डिकोड, उसके बाद होता है आपका एग्जीक्यूट, उसके बाद होता है आपका स्टोर। इस सब को हम क्या बोलते हैं, अगर मैं मिलके बात करूं इन चारों को, इसको हम बोलते हैं क्या, मशीन साइकिल। क्या बोलते हैं, एक मशीन साइकिल, या फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल भी बोलते हैं, मशीन साइकिल भी हम बोलते हैं इसको। मतलब फैच करना मतलब डेटा को मेमोरी से लेके आना, डिकोड करना मतलब उसको क्या करना कि क्या ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करना है वो चीज़। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट। अब फिर वही बात आ गई यहाँ पे, ये इन सबको मैनेज करेगा ना कि प्रोसेस करेगा। यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि प्रोसेस नहीं करेगा, मैनेज करेगा बस इसको। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, आपको कहीं पे भी इसकी कंफ्यूजन हो सकती है। अभी मैंने आपको क्लैरिटी करा दी, आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। अब देखो फिर मैंने बोला मैच द फॉलोइंग में ज़रूरी नहीं कि आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। आपको क्या मैंने फायरवॉल के बारे में अभी बताया, क्या मैंने आपको कुकीज़ के बारे में बताया। अगर आपको दो पता है तो ऑब्वियस से आपका आंसर निकल चुका है। कैसे, स्टोर्स यूजर्स प्रेफरेंस फॉर फ्यूचर वेबसाइट विजिट। अब कुकीज़ क्या करती है कि आपकी प्रेफरेंस को स्टोर करके रखती है, ताकि क्या हो जाए, आपके लिए आसानी हो जाए नेक्स्ट टाइम के लिए। इसका मतलब 2 का 1 आने वाला है, तो 2 का 1 कहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहीं पे है। एक ही से आपका आंसर जो है वो निकल चुका। फायरवॉल क्या करता है, फिल्टर करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा को, ताकि आपका सिस्टम क्या हो जाए, प्रोटेक्ट हो सके। तो 1 का आएगा 2। उसके बाद अब ये मुझे भी नहीं पता था, ठीक है, आपको भी नहीं पता होगा, मतलब ऐसा जरूरी नहीं आपको नहीं पता होगा, पता होगा आपने, अगर पढ़ा है आपने सही तरीके से आपको पढ़ा होगा, पता होगा। लेकिन ऐसा मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपको एक भी ऑप्शन आता हो, दो ऑप्शन आते हो, तो आप लोग आराम से इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हो। जैसे हाइपरवाइजर क्या चीज़ है, मैनेज एंड रन्स वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल मशीन को रन करता है या फिर मैनेज करता है हाइपरवाइजर, याद रखना अब से आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, की लॉगर। ठीक है, की लॉगर आप याद रखना, की लॉगर क्या चीज़ है ना, ये मॉनिटर करती है, MONITOR, मॉनिटर और रिकॉर्ड करती है आपने जो की स्ट्रोक्स, आपकी की स्ट्रोक्स को। मतलब आप जैसे मान लो कि मैंने जेके मैथ्स लिखना है, ठीक है, तो मैं पहले जे प्रेस करूंगा, फिर के प्रेस करूंगा, फिर हाइफन प्रेस करूंगा, फिर MATH ऐसे प्रेस करूंगा। तो ये क्या करेगी, ये एक सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर मैं मान सकता हूं, यूज टू मॉनिटर, कंप्यूटर के बोल रहा हूं, यूज टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड की स्ट्रोक्स ऑन द डिवाइस पे जो की स्ट्रोक्स हैं उनको रिकॉर्ड करना या फिर मॉनिटर करने के काम आती है। याद रखना है इसको, की लॉगर आगे से अब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज करंटली मैच्ड विद इट्स कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट। तो यहां पे अगर आपको याद हो, मतलब इंटरनेट की डेवलपमेंट की कंट्रीब्यूशन में इसमें से किसका हाथ है, इसने ये पूछा है। अब अगर मैं बात करूं, आपको याद है कि WWW किसने डेवलप किया, टिम बर्नर ली ने, कब, 1989 बता चुका। इसका मतलब कि इंटरनेट की डेवलपमेंट भी होगी, सपोज अब मान के चलो इंटरनेट भी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। अब इससे पहले ही कोई इवेंट हुआ होगा ना जिसने इंटरनेट की डेवलपमेंट में क्या दिया होगा, साथ दिया होगा। तो 1999 नहीं, 1998, ये तो बाद में हो गए इसके। तो इस तरह से भी कई बार आप ऑप्शंस को ना, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप लोग चीजें कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डोमेन नेम सिस्टम, अभी याद करो मैंने आपको डोमेन नेम बताया, जब मैंने आपको URL बताया तो उस समय मैंने आपको बताया था डोमेन नेम।
बताया कि जैसे google.com है, अगर मैं पूरे की बात करूं तो क्या बोलूंगा, डोमेन नेम। उसके साथ ही मैंने आपको एक बताया कि डीएनएस भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। डीएनएस को क्या बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। कब कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1983 में। तो ये जो है इसने कंट्रीब्यूट किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। ठीक है, समझ आया। कहीं ना कहीं मैंने आपको मूरेज लॉ भी है ना, ये भी पढ़ाया हुआ है। जब मैंने आपको पीवाईक्यूज कराए थे ना, तो किसी एक ऑप्शन में मैं क्या करता था कि हर एक ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन करता था कि एक ऑप्शन अगर इसका आंसर है, अगर ये है तो बाकी क्यों नहीं। ठीक है, तो मूरेज लॉ भी वहां पे, मूरे एक साइंटिस्ट थे, आई थिंक मुझे जितना याद आ रहा है, इसका मूरेज लॉ का क्या था कि इन्होंने ये बनाया था कि टाइम के साथ ट्रांजिस्टर वो कम होते जाए, मतलब उनकी ट्रांजिस्टर्स डबल होते जाएंगे आईसी पे हर 2 साल बाद। ठीक है, इन्होंने इस तरीके से कुछ लॉ दिया था। आप लोग ज़्यादा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, इतनी ज़्यादा जरूरत होती नहीं है। लेकिन कई बार आपको, मैंने आपको बोला था, कई बार ऑप्शन जो है ना, आपको कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेशन में मदद करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल प्रोटोकॉल। 120 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें से कौन से ईमेल प्रोटोकॉल है। तो 1000 बार मैं आपको समझा चुका हूं अभी। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल समझा चुका हूँ, पीओपी समझा चुका हूँ, आईएमएपी समझा चुका हूँ, आईसीएमपी आई डोंट थिंक, मुझे याद नहीं है कि ये मैंने बताया कि नहीं, लेकिन ये 3 मैं आपको बता चुका हूँ। ये ईमेल प्रोटोकॉल्स होते हैं 1, 3 और 4। तो आंसर नंबर आ जाएगा इसका बी। एसएमटीपी को मैंने आपको बोला था यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल। कई बार आपको ये भी पूछा जाएगा डायरेक्ट, एसएमटीपी है क्या, किसके लिए यूज हो रहा है, सेंडिंग के लिए, रिसीविंग के लिए। तो सेंडिंग ईमेल मैंने बताया था आपको क्या, एसएमटीपी। पॉप 3 क्या बताया था आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नहीं बोला था आपको, दोनों 2-3 बार बता चुका हूं, दोनों 3 बार बोला था, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। किसके लिए, फॉर रिसीविंग ईमेल। ठीक है, रिसीविंग ईमेल के लिए। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, आईएमएपी। इसका क्या मतलब बताया था आपको, इसका मतलब बताया था इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। क्या, इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, स्टोर करने के लिए, फॉर स्टोरिंग ईमेल ऑन मेल सर्वर। ठीक है, मेल सर्वर पे स्टोर के लिए। उसके बाद हमारा आ गया एक नया यहाँ पे आईसीएमपी। आईसीएमपी क्या है, इसका मैं आपको फुल फॉर्म यहाँ पे लिख के दे देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा याद रहे। आईसीएमपी आईसीएमपी क्या है आपका, इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको। अब देखो, ज़्यादा सजा के लिखूंगा तो उससे फर्क कोई पड़ेगा नहीं। हाँ, अब देखो, अब कई बार आपको क्या होता है, कई बार आपको मैसेज आता है, कई बार आपने, मान लो कि आपने ईमेल आईडी गलत लिख दी। ठीक है, अब आपने गलत लिख दी तो आपको क्या मैसेज आता है कि भैया ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, जिसको आपने भेजा है, जो होस्ट है आपका, जिसको आपने भेजा है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो जो मैसेज आपको वापस आता है ना, वो किसके थ्रू आता है, आईसीएमपी। मतलब आईसीएमपी जो है वो क्या करता है, वो इट इज यूज्ड टू सेंड द एरर मैसेज। जो एरर मैसेज आपको आता है ना, वो इसीलिए, इसी की वजह से आता है कि आपका होस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है, रीचेबल नहीं है, या कुछ इस तरीके से। समझ आ गया आपको, आईसीएमपी मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आगे से आपको अब ये चीजें जो है वो याद होनी चाहिए। 3 पेपर आपके हो चुके हैं, लास्ट पेपर पे हम लोग अब अपने चलते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को कर देना। अब लास्ट पेपर हमारा है डेटा एंट्री ऑपरेटर 2025 का। ये भी अच्छा पेपर था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग इससे। अब देखो जरा इसमें क्या क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा लेवल इसका ठीक ठाक है, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो इसका मतलब पूरा काम कंप्यूटर का ही है, डाटा एंटर करने का काम है, तो इसमें कंप्यूटर अच्छा होगा, ऑब्वियस सी बात है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी इजिली मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एडिटिंग द प्रोग्राम सोर्स कोड। इसका मतलब कि हम लोग सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं। जब सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं मतलब वो तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हुआ। ठीक है, सोर्स कोड को क्या करना, मॉडिफाई। अगर मैं सोर्स कोड को मॉडिफाई नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, क्लोज्ड सोर्स। क्या बोलता हूं, क्लोज्ड सोर्स। लेकिन यहां पे मैं कर पा रहा हूं तो उसको मैं बोलूंगा ओपन सोर्स। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरा 3। ऑप्शन नंबर 3 मतलब यही मेरा सी पार्ट आ जाएगा। अब मैं बात करूं थोड़ी सी बात करूं कि ये क्या होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये किसके अंडर आता है, कौन कौन से और होते हैं। वर्टिकल सॉफ्टवेयर होता है, कुछ हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ क्लोज सोर्स होते हैं, फिर शेयरवेयर होता है, वगैरह वगैरह। थोड़ी सी बात कर लूँ आपके लिए, अगर आपको देखना है तो ठीक है, अगर नहीं देखना आप लोग अगले एमसीक्यू पे बढ़ लो, थोड़ी सी मैं बात करता हूँ इसके बारे में। अब देखो, सबसे पहले मेरे पास आया क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस को क्या करता है, एनहेंस करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस को क्या करता है, एनहेंस करता है। अब इसकी एग्जांपल्स, कई बार आपको पूछा जाता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की क्या है एग्जांपल बताओ। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या है, डिवाइस ड्राइवर्स। कल ही मैंने आपको, शायद लास्ट सेशन में आपको मैंने इस पे क्वेश्चन भी करवाए थे, डिवाइस ड्राइवर्स, एंटीवायरस, उसके बाद आपका फायरवॉल, बैकअप सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं, उसके बाद आपका ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आती हैं। अब देखो ध्यान से,
सबसे पहले मैंने ओपन सोर्स आपको बता दिया कि जिसका सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल है यूजर के पास, वो मॉडिफाई कर सकता है इसको। जैसे हमारे पास क्या है, एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड या फिर लिनक्स, LINUX, ये भी क्या है, ओपन सोर्स। अब मैं क्लोज्ड सोर्स की बात करूं तो यस, जैसे कि आ गया हमारे पास विंडोज, जैसे कि आ गया, अभी मैंने आपको यूनिक्स के बारे में बताया, बहुत कुछ बताया ना, और उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, UNICS भी लिख सकते हैं। ये सारी किसकी एग्जांपल्स आ गई, आपकी क्लोज्ड सोर्स की एग्जांपल आ गई। उसके बाद आपके पास आता है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, एक जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना शेयरवेयर। शेयरवेयर क्या चीज़ है, इसको मिटाता हूँ जरा। शेयरवेयर क्या चीज़ है, यहाँ पे ध्यान रखना मेरी बात। कई बार आपको क्या होता है कि ट्रायल बेसिस पे, ठीक है, ट्रायल बेसिस पे आपको मतलब पहले सॉफ्टवेयर दिया जाता है, उसके बाद आपको पे करना पड़ता है। कभी कभार आपने देखा होगा, कई कई सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपको बोलते हैं कि पहले आप ट्राई करो इसको, उसके बाद आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, आपको शेयरवेयर बोलते हैं। इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, मॉडिफाई नहीं कर सकते इस चीज़ को, इसका जो सोर्स कोड है मॉडिफाई नहीं कर सकते। आपको पूरा यूज़ करना है, सही तरीके से यूज़ करना है, तो आपको पहले पे करना पड़ेगा। अब उसके बाद अगली एग्जांपल क्या आ गई आपकी, फ्रीवेयर की। फ्रीवेयर क्या है कि आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है, आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, आपको ये फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन इसमें कुछ, इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मतलब जिसके जो एक्चुअल वो है मॉडिफिकेशन के मतलब राइट्स हैं, वो किसके पास रहेंगे, एक्चुअल यूजर के पास, जिसने इसको डेवलप किया है, मतलब डेवलपर बोल सकता हूँ, एक्चुअल डेवलपर के पास रहेंगे। इसके क्या चेंजेस करने के, मॉडिफिकेशन करने के सारे राइट्स क्या है उसके पास रहेंगे, ठीक है। वो टाइम टू टाइम आपको इसको क्या करता रहेगा, मॉडिफाई या फिर अपडेट करता रहेगा, ठीक है। समझ आ गया आपको सारी चीज़ों की। तो ये पढ़ने का ये मकसद है, जब तक आप ऐसा पढ़ रहे हो फिर ठीक है, अगर वैसा नहीं पढ़ रहे हो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, फायरवॉल के ऊपर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फायरवॉल यूज्ड ऑन कंप्यूटर सिस्टम, कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो फायरवॉल के बारे में अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा कि इट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स द डेटा ट्रैफिक फ्लो बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड कंप्यूटर। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब पहला तो आएगा ही आएगा। जब पहला आएगा ही आएगा तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता ऑप्शन, क्योंकि करेक्ट पूछा है, तो सिर्फ 2 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पहला तो आएगा। 2 और 3 नहीं हो सकता, क्योंकि पहला तो आएगा। इसका मतलब पहला, ये तीसरा और चौथा, इनमें से कोई ऑप्शन मेरा एक हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कौन सा है, मुझे तीसरा तो पक्का है कि तीसरा तो होगा ही होगा। तीसरा मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे 2 ही ऑप्शन सही है, तीसरा उन दोनों में आ रहा है, इसका मतलब तीसरा सही होगा। अब मुझे दूसरा चेक करना है। अब देखो, इट प्रोटेक्ट्स एंड सिक्योर्स द इनसाइड नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड नेटवर्क। बिल्कुल सही बात करी गई है। फायरवॉल क्या करता है, आपके एक वॉल की तरह एक्ट करता है कि आपके बीच में और इंटरनेट के बीच में, कि आप डाउनलोडिंग कर रहे हो, मतलब अपलोडिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वहां पे आपके क्या है, एक वॉल की तरह प्रोटेक्ट करता है आपको। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2 एंड 3 तीनों चीजें इसका आंसर हो जाएंगी। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, आपको पसंद आ रहा होगा मेरा पढ़ाना। अगर आपको पसंद आ रहा है, मेहनत पसंद आ रही है, 1 घंटे के आसपास सेशन हो गया, 1 सेकंड भी मैंने ब्रेक नहीं लिया इसमें, तो आप लोग देख सकते हो मेहनत। तो आपको सपोर्ट थोड़ा सा अगर आप शो करना चाहते हो तो आप लोग लाइक करके, वीडियो को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके शो कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो हमारे साथ किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम लिंक, जहाँ पे आप मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। यहाँ पे आपके पास मैथमेटिकल एबिलिटी JKPSI के लिए, मैथ्स कांस्टेबल के लिए, रीजनिंग टॉपिक वाइज PYQs यहाँ पे मिल जाएंगे। JKPSI सारा आपका JKSB का जितने भी PYQs आए हैं वो सारे आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर के PYQs मिल जाएंगे, जूनियर असिस्टेंट का मैथ्स मिल जाएगा, टॉपिक वाइज PYQs मिल जाएंगे, फॉरेस्ट का मैथ्स मिल जाएगा, फाइनेंस का मैथ्स मिल जाएगा, CSET के PYQs 2023 में जो भी पेपर्स हुए हैं सारे के सारे पेपर यहाँ पे, 2024 में जितने पेपर हुए हैं सारे सॉल्व मिल जाएंगे, 2021-22 में जितने हुए हैं सॉल्व मिल जाएंगे, 25 में जितने हुए हैं सॉल्व मिल जाएंगे। कोर्स में जाओगे तो आपको सारे के सारे PYQs पेपर, पूरा का पूरा पेपर, यहाँ पे 43 पेपर्स हैं यहाँ पे मैंने कवर कर रखे हैं आपके लिए, सारे के सारे JKSB के 21 से लेकर 25 तक जितने भी हुए हैं। और यहाँ पे आपको मैथ्स मिल जाएगा, क्वांट मिल जाएगा, किसी भी एग्जाम के लिए, सब एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने MCQs पे। अब देखो, कुछ क्वेश्चन इसमें आपके लेवल के नहीं है तो इसलिए मैंने वो उठाई नहीं। ये क्वेश्चन मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले करा चुका। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंपाइलर, मैंने क्या बोला, CB, इसका मतलब बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर बाइनरी कोड को मैंने क्या बोला, मशीन कोड भी बोला था, बताया था आपको। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट कोड भी आपको बताया था इस चीज़ का, तो बताई थी ये सारी चीज़ें कि नहीं बताई थी। तो इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना किसमें, मशीन कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में, या फिर बाइनरी कोड में, ये सारी कुछ भी पूछ सकता है। ये काम किसका है, कंपाइलर का। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इन MS PowerPoint इज यूज टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। जब आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करना तो आप लोग क्या प्रेस करते हो, F5 प्रेस करते हो। और अगर आपको करंट स्लाइड से स्टार्ट करना है, कि अगर आपने कोई स्लाइड खोली है, आप चाहते हो वहीं से आपका स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट हो, तो आपके पास क्या आता है, Shift + F5। और F5 से क्या आता है आपका, स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग से याद रखना, ये चीज़ पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल डेटा पैकेट्स दैट आर पासिंग थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज। मतलब जितने भी
डेटा पैकेट्स जो है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन पास होती है हमारी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स फॉर्म होती है, उसकी इन द फॉर्म ऑफ डेटा पैकेट्स हम लोग उसको बोलते हैं, पैकेट्स बोलते हैं डेटा के। और जितने भी वो पास हो रही है थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क, उसको मॉनिटर करना और कैप्चर करना, उसको बोलते हैं सूंघना, मतलब स्निफिंग। यहाँ कौन सूंघेगा, मतलब ऐसा सूंघना नहीं, बट उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंप्यूटर के टर्म में, स्निफिंग बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। ठीक है, अब देखो, अब फिर वही मैच द फॉलोइंग। क्या मेरे को अब अगर नहीं आता इसमें से कुछ, तो क्या मैं नहीं कर पाऊंगा कि इसको बिल्कुल कर पाऊंगा? तो आपको क्या याद रखना है, आपको क्या आता है इसमें से, बुक मार्क तो आपको आता ही है कि आप लोग अपनी फेवरेट साइट को क्या करते हो, सेव करके रखते हो, स्टार मार्क करके रखते हो, ताकि आप इजीली उसको क्या कर पाओ, एसेस कर पाओ। तो बुक मार्क का क्या मतलब है, सेव फेवरेट वेबसाइट्स फॉर इजी एसेस। तो इसका मतलब थर्ड का क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। थर्ड का 1 एक ही ऑप्शन में है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ये आ गया। हुआ आसान आपके लिए? तो ये चीज़ें जो है ना वो किया करो, बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है चीज़ें। उसके बाद ये भी आपको पता होगा, इनकॉग्निटो मोड का भी आपको पता होगा कि आपकी हिस्ट्री जो है वो सेव नहीं होती। ये तो आपको पता ही होगा इनकॉग्निटो का। जो एप्पल वाले हैं उनको पता होगा, उनके लिए तो प्राइवेट टैब होता है सफारी में। और अपना क्रोम वालों के लिए क्या होता है कि 1 का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, मतलब कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है वो सेव नहीं होती। उसके बाद एंटीवायरस, आपको पता है कि बिल्ट इन एंटीवायरस प्रोटेक्शन का क्या मतलब है कि प्रोवाइडेड बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नॉट अ ब्राउजर। बिल्ट इन एंटीवायरस प्रोटेक्शन का क्या मतलब है कि ये कौन करता है, ये प्रोवाइड करता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ब्राउजर्स प्रोवाइड नहीं करते, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसको प्रोवाइड करता है। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करो तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये जीके हो, मतलब जीएस हो, तब भी आपका इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। कोई भी मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन होगा ना, उसको इस तरीके से अटेम्प्ट करने से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बाकी आपकी हमेशा मर्जी है, मैंने तो कभी आपको ज़बरदस्ती नहीं बोला कुछ भी। ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ईमेल। अब आपको याद आएगा ईमेल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मैंने बता रखी हैं, जितनी चीज़ें, वो आपको अगर याद हैं तो आप इसको कर पाओगे, अगर नहीं याद हैं तो फिर आपको ये नहीं हो पाएगा। जैसे देखो, पहला ही मैंने ये देख लिया, क्या, द टर्म ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल तो ठीक है मेरा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग तो मेरा नहीं था। इसका मतलब ये गलत हो गया। ऑल अर्ली ईमेल सिस्टम्स रिक्वायर्स द सेंडर एंड रिसिपिएंट टू बी ऑनलाइन साइमल्टेनियसली। तो मतलब क्या हुआ फिर ईमेल का मतलब ये था कि किसी को भी किसी वक्त भी भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब उसके पास पहुंचेगा वो जब चाहे उसको देख सकता है। ये कह रहा है कि वो एक टाइम पे ऑनलाइन होने चाहिए, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ईमेल अलाउज एक्सचेंजिंग मैसेजेस एक्सक्लूसिवली बिटवीन यूजर्स ऑफ द सेम कंप्यूटर्स। इसका मतलब कि वो ऐसा बोल रहा है कि वो अगर सेम कंप्यूटर्स होंगे तभी वो ईमेल एक्सचेंज कर पाएंगे, डिफरेंट कंप्यूटर्स होंगे तो ईमेल एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से एलिमिनेशन से भी आप इस चीज़ को कर सकते थे कि इन्वेंट किसने किया है, ईमेल रे टॉमिल्सन ने इन्वेंट किया है। कब? 1971 में। अब देखो, कई बार आपको अगर रे टॉमिल्सन नहीं मेंशन होगा, तो अगर मैं इंडिया की बात करूं अपनी, तो ईमेल का इन्वेंटर किसको माना जाता है? माना जाता है VA शिवा, AYYUDRAI, अदुराई, VA शिवा अदुराई। तो आपको कई बार अगर रे टॉमिल्टन नहीं मेंशन होगा ना, आपको इंडिया की बात की गई हो, तो आपको ये याद रखना है VA शिवा अदुराई। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। और ये भी पूछा जाता है कई बार कि फर्स्ट ईमेल जो है वो रिटर्न किसने, मतलब राइट किसने किया था? तो फर्स्ट ईमेल वॉज रिटन बाई, इस तरह से पूछा जाता है। तो अगर बनाया ही रे टॉमिल्सन ने, तो फर्स्ट ईमेल भी किसने रिटर्न किया होगा, किसने राइट किया होगा? रे टॉमिल्सन ने। और @ सिंबल जो यूज़ होता है ना, @gmail.com जो हम बोलते हैं, जो @ सिंबल है, इसका कंसेप्ट भी किसने दिया था आपको? रे टॉमिल्सन ने ही दिया था। ठीक है, समझ आया आपको? तो ये सारी चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो जरा, कभी हमने ऐसा क्वेश्चन अभी किया कि किसी और पेपर में? बिल्कुल, अभी ये क्वेश्चन आपने किसी और पेपर में किया। POP3 मैंने आपको बोला था रिसीविंग के लिए यूज़ होता है, SMTP मैंने आपको बोला सेंडिंग के लिए यूज़ होता है, IMAP मैंने आपको बोला स्टोरिंग के लिए यूज़ होता है। अब के चेक कर लो, SMTP मतलब सेंडिंग, तो सेंडिंग वाला कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसका मतलब थर्ड का क्या आने वाला है? 1 ऑप्शन आने वाला है। थर्ड का 1 ऑप्शन एक ही में आंसर आपका हो गया। ये फर्क पड़ता है। पॉप मैंने क्या बोला आपको? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल रिसीविंग के लिए यूज होता है। तो रिसीविंग वाला कहाँ पे है? यहाँ पे है, रिसीविंग आ गया। तो फर्स्ट का क्या आ गया? सॉरी, रिसीविंग कहाँ पे है? एक मिनट रुको जरा। यूज फॉर रिट्रीविंग एंड सिंक्रोनाइजिंग ईमेल फॉर मल्टीपल डिवाइस, यूज फॉर डाउनलोडिंग ईमेल्स फॉर लोकल डिवाइस फॉर ऑफलाइन एक्सेस। एक सेकंड रुको जरा। अब देखो, यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना, एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना जो दोनों में डिफरेंट है। कहाँ पे? POP3 और IMAP में दोनों आपके लिए रिसीविंग होंगे। यहाँ पे भी रिसीविंग और स्टोरिंग के लिए होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? IMAP में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि IMAP इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है ईमेल्स को अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस।
ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस। मतलब आपके पास मान लो एक टैब है, आपके पास एक डेस्कटॉप है, आपके पास एक लैपटॉप है, आपके पास मान लो एक फ़ोन है, तो सब जगह आपको यहाँ पे ईमेल रिसीव हो रहा है। वो सब जगह क्या है, सब ईमेल आईडी क्या है आपके पास, सिंक्रोनाइजेशन में है। मतलब आपको वो ऑप्शन आता है ना कभी कभार सिंक्रोनाइजेशन का, तो वो सारी डिवाइसेस के अक्रॉस सिंक्रोनाइजेशन का काम कौन करता है, आपका IMAP आता है। तो कहीं पे भी आपको जब सिंक्रोनाइजेशन दिखे ना, इसमें रिसीविंग भी हो लेकिन सिंक्रोनाइजेशन कहीं पे भी दिखे, तो आपको क्या करना है, उसको मार्क करके आना है, क्या, IMAP, इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। तो सिंक्रोनाइजेशन में क्या आ गया आपका, IMAP आ गया। उसके बाद आपकी बात हुई किसकी, POP, तो ये भी क्या है, रिसीविंग। ठीक है, मतलब डाउनलोडिंग टू अ लोकल डिवाइस फॉर ऑफलाइन एसेस। मैंने आपको क्या बोला, POP के बारे में क्या बोला था कि ये भी डाउनलोड और रिसीविंग है लेकिन सिंगल डिवाइस में। अब इसमें एक और मेन डिफरेंस है कि POP3 में मेल सर्वर से ईमेल क्या कर दी जाती है, डिलीट कर दी जाती है। ठीक है, और इसमें IMAP में मैंने आपको क्या बताया था कि स्टोर करता है ईमेल को, कहाँ पे, ऑन मेल सर्वर, बताया था आपको मैंने, मेल सर्वर पे स्टोर करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी याद रखना, IMAP में कहीं पे भी अगर सर्वर का मेंशन होगा कि सर्वर पे ईमेल स्टोर हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, IMAP, और सर्वर का मेंशन नहीं होगा कहीं पे, तो उसका आंसर क्या होगा, POP3 होगा। तो ये चीज़ जब आप याद रखना, आप भी चाहो तो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ इनमें से देख सकते हो, सर्च करो POP3 क्या है, IMAP क्या है, SMTP क्या है। आपके पास बुक है अरिहंत की, वहाँ से देखो, आपके पास इंटरनेट है आजकल, सारा कुछ आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। हो सकता है इसमें से और कोई पॉइंट भी हो जो मैंने मिस कर दिया हो, तो और कोई पॉइंट भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको पेपर जो है वो अच्छे लगे होंगे, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। 4 पेपर मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिए। सेशन हमारा हो गया 1 घंटे का, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका ये फ्रूटफुल सेशन बने। अगर आपको अच्छा लगा, आगे मैं अगर चाहूँ तो 5 पेपर 6 पेपर भी कंबाइन कर सकता हूँ, लेकिन सब आपकी डिमांड पे डिपेंड करता है। अगर आपकी डिमांड नहीं है तो मैं इतनी मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हूँ। चाहे कुछ भी है, मैं नहीं हूँ रेडी अगर आपकी डिमांड नहीं है तो। अगर आपकी मेहनत नहीं है तो मैं अपनी तरफ से नहीं कर सकता। मैं तभी कर सकता हूँ जब आप लोगों की डिमांड होगी, आप लोग एक्नॉलेज करोगे उस चीज़ को कि हाँ सर आपने कराया, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं। बस इतना मुझे होना चाहिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं, बस इतना इतना होना चाहिए। आप लोग नहीं पढ़ रहे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से मैं अपना 1 घंटा 1.5 घंटा सिर्फ लेक्चर पे, उसके बाद जो 1.5 घंटा 2 घंटा पहले इसकी प्रिपरेशन होती है उस पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे मैं नहीं देने वाला आपको। लेकिन ये किसके लिए है, ये उन बच्चों के लिए है जो जिन्होंने नहीं पढ़ा कंप्यूटर, या जो फिर चाहते हैं इस समय उनका फास्ट और इजी वे में उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए, बस उनके लिए है। तो आशा करता हूँ आपको सेशन जो है वो पसंद आया होगा। सेशन को शेयर ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ना हमारे साथ, ताकि हम लोग मिल के क्या करें, 2026 में जॉब लेके ही छोड़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।